हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 1 ऑफ आवर चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स। कई बार हमने सुना है इस वर्ड के बारे में। स्ट्रेस आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि तनाव होता है, जहाँ पर एक मेंटल प्रेशर हम देते हैं अपने दिमाग के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर। क्योंकि हम किसी ना किसी परेशानी से या प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। देखो बच्चों, आज के ज़माने में, आज के दौर पे जो भी चेहरे पे स्माइल रख के घूम रहा होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है वो किसी तकलीफ़ या परेशानी में नहीं है। बिल्कुल होता है वो, लेकिन वो हर किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से वो कई सारी प्रॉब्लम्स है जो फेस करता है इंसान, लेकिन कभी किसी को जाकर बताता नहीं है। धीरे 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 ये स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ता है कि एंग्जाइटीज़, डिसऑर्डर्स और वो डिप्रेशन की तरफ इंसान को लेकर जाता है। अब आप बोलोगे आज मैं आपको ये सब क्यों बता रही, क्योंकि आज का हमारा चैप्टर ही पूरा स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर हमको सबसे पहले तो स्ट्रेस समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस दौर से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। क्योंकि एक पढ़ाई का आपका प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमको लोग सही से गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो हमारा पैशन है क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं, क्या हमारी स्टडीज़ को हम सही तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, एग्जाम्स का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, रिलेटिव्स का अलग से प्रेशर, ये सारी ही चीज़ें मिलके हमको दे देती है स्ट्रेस। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि एग्ज़ाम में भी आएगा इसीलिए हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में हम उसके सही मतलब, सही मायने जो है वो लिख पाए। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊँ तो उसका मतलब होता है तनाव, और इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो आओ बच्चों, बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये थोड़ा सिलेबस दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, जहाँ पर आपको स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इनके रीजंस क्या होते हैं, कॉजेज यानी कि उनके रीजंस क्या होते हैं, कौन से एजेंट्स हैं हमारे सोशलाइज होने के लिए, यानी कि हमारे आस पास इर्द गिर्द जितने हमारे लोग होते हैं, चाहे हमारे फैमिली बोलो, हमारे पियर्स बोलो, हमारे स्कूल फ्रेंड्स बोलो या कॉलेज फ्रेंड्स बोलो, बेसिकली हमारा फ्रेंड्स ग्रुप बोल दो, हमारे रिलेटिव्स बोल दो, हमारी पर्सनैलिटी में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आसपास की सोसाइटी, वो होते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फिर हमारे वैल्यूज़, एथिक्स, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 के अंदर। ओके, स्टार्टिंग विद द चैप्टर, मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रेस। स्ट्रेस एक जनरल टर्म है अप्लाइड टू दी प्रेशर्स पीपल फील इन लाइफ। जो प्रेशर आप अपनी लाइफ में झेलते हैं, जो प्रेशर आप अपनी लाइफ में झेलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस या फिर तनाव। The presence of stress in personal and professional lives is almost inevitable. Inevitable, that means you cannot say I am a person who is not under stress at all. कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ये देखकर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, राइट? तो no one can say that I do not have stress. Everyone is going through this stress period सम और दी अदर डे। येस, कभी ऐसा होता है जब हम कोई मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत खुश है उस वक्त, लेकिन हो सकता है उसके बाद व्हेन यू आर अलोन, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, यू आर पुटिंग योर सेल्फ, यू आर पुटिंग मेंटल प्रेशर्स ऑन योर बॉडी विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस। क्या होता है स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं हम? इट इज अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड्स ऑन अ पर्सन। बच्चों, एक प्रेशर होता है जो हम पुट करते हैं किसके ऊपर? एक तो साइकोलॉजिकली यानी कि हमारे माइंड के ऊपर, फिजियोलॉजिकली जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी हमको देखने मिलता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, हेडेक होना शुरू होता है, धीरे धीरे आप थोड़ा खाना पीना बंद कर देते हो तो अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होने लग जाता है, राइट? तो जो मेंटली आप बर्दाश्त कर रहे हो, उसी चीज़ का असर आपको फिजिकली आपके बॉडी पर भी दिखाई दे लगता है। डॉक्टर हंस सैली, बच्चों ये नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारे इज वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटीज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। डिस्क्राइब्ड स्ट्रेस एज द रेट ऑफ ऑल वेयर एंड टेयर कॉज्ड बाय लाइफ। डॉक्टर हंस सैली का कहना है, क्या कहना है कि स्ट्रेस क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ ऑल वेयर एंड टेयर कॉज्ड बाय लाइफ। वेयर एंड टेयर, हमने ये टर्म सुना है, अकाउंट्स करते हैं। डेप्रिसिएशन सुना है हमने, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी। ज़्यादा मशीन को हमने यूज़ किया तो कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा घिस चुकी है, इतनी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस उसका जो है वो कम हो जाता है, राइट? दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी।
इसी तरीके से वेयर एंड टेयर ऑफ आपकी लाइफ भी होती है, जहाँ पर आप अलग अलग उतार चढ़ाव देखते हो अपनी ज़िंदगी में, और वो देखने के बाद, उन उतार चढ़ाव को देखने के बाद आप अपनी लाइफ फिर भी जी रहे होते हो। तो वो एक ऐसा वक्त होता है जिसको हम कहते हैं कि हम कई सारे स्ट्रेस से गुजरे हैं। देखो बच्चों, स्ट्रेस लेना बुरी बात नहीं होती है, स्ट्रेस कई बार ज़रूरी भी है, आपको लेना भी चाहिए, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, स्ट्रेस लेना भी चाहिए, लेकिन ओवर स्ट्रेस अपने आप को नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर स्ट्रेस। इनिशियल सिम्टम्स कुछ होते हैं हमको, तभी हमको उसको रोक लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम पहचान जाते हैं अपने आप को उस सिम्टम्स में। कैसे पहचानते हैं? कोई चीज़ हमें बार बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हर वक्त दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है, दैट मीन्स वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस। और कभी ना कभी कुछ चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। आप कंटिन्यूसली कुछ चीज़ों को लेकर नहीं बैठ सकते हो, तो उन चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइट विथ योर स्ट्रेस। ओके, नाउ फ्रेड लुथेंस जो है उन्होंने डिफाइन किया है स्ट्रेस के बारे में एज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल सिचुएशन दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड और बिहेवियरल डेविएशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स। इनका कहना है एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अगर बाहर के किसी वातावरण को, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने आपको किसी तरीके से अफेक्ट किया है, साइकोलॉजिकली किया है, फिजिकली किया है, बिहेवियरली किया है, तो कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने मिलते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने बोला, दो तरीके के स्ट्रेस होंगे बच्चों, पॉजिटिव स्ट्रेस भी आपको देखने मिलते हैं, नेगेटिव भी देखने मिलते हैं। अब आप बोलोगे मैम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? स्ट्रेस तो नेगेटिव ही होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस यानी कि मेंटल प्रेशर जो कि बॉडी को फिजिकली मेंटली हार्म करता है, तो इसमें पॉजिटिव बात तो आती नहीं है। बिल्कुल आती है बच्चों, पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो आपको एक्साइटमेंट देता है, जिससे कि आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग मैरिड टू योर लव्ड वंस, राइट? कल आपकी शादी होने वाली है, जिससे आपने सोच रखा था उसी से आपकी शादी होने वाली है, तो वो वक्त आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप उसका स्ट्रेस ले रहे हो, दैट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस। आपने एग्जाम में बहुत अच्छी मेहनत की थी, बहुत अच्छी मेहनत की थी, आपने समझ लो अपना सीए का एग्ज़ाम दे दिया है, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपके एग्जाम सारे बहुत अच्छे गए थे, आपको पता है कि आप क्लियर कर ही जाने वाले हो, बट आप वेट कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट है। तो उस वक्त जब आपने अपना नंबर डाल दिया, सीट नंबर एंटर कर दिया, जब तक वो लोड हो रहा है तब तक आपका माइंड भी, आपका स्ट्रेस भी उतना ही लोड होते रहता है कि आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ते जाता है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय पॉजिटिव स्ट्रेस। एंड नेगेटिव स्ट्रेस इज समथिंग विच इज़ गोना गिव यू टेंशंस ऑल थ्रू आउट। जब तक आप उस चीज़ से गुजर रहे हो, वो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन देने वाली है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय नेगेटिव स्ट्रेस. Stress is said to be positive when the situation offers an opportunity for a person to gain something. पॉजिटिव स्ट्रेस जब आपके फ़ायदे की कोई चीज़ हो, दैट इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको जहाँ पर आपका बेनिफिट होने वाला है। यू स्ट्रेस यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है यू स्ट्रेस। अगेन ये वर्ड को याद रखना बच्चों, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यू स्ट्रेस कैन एक्ट एज अ मोटिवेटर फॉर पीक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहे तो यू स्ट्रेस जो है वो एज अ मोटिवेटर क्या करता है, काम करता है। Stress is said to be negative when a person faces social, physical, organizational and emotional problems. So whenever you are facing problems, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी फिजिकल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, इमोशनल हो या फिर सोशल हो, when you are facing problems, that is a negative stress. और नेगेटिव स्ट्रेस के लिए भी एक वर्ड यूज होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस। तो पॉजिटिव को हम बुलाते हैं यू स्ट्रेस और नेगेटिव को हम बुलाते हैं डिस्ट्रेस। तो ये दो टर्म आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। अब ऐसे क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है? व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस? ओके, वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल, वी हैव ग्रुप, वी हैव इंडिविजुअल एंड वी हैव एनवायरमेंटल। तो एक एक करके हम सारे के सारे रीजंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरीके का स्ट्रेस फेस करते हैं, क्या उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। सबसे पहला दिया है आपको रोल कॉन्फ्लिक्ट। It takes place when different people have different expectations from a person performing a particular role. यानी कि ये वाला जो स्ट्रेस आता है किसी इंसान को रोल कॉन्फ्लिक्ट का, वो कब आता है? जब किसी एक इंसान से लोग उम्मीदें लगा बैठते हैं, वो इंसान जो कि
बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, HR मैनेजर एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स यूनियन। अब HR मैनेजर है, वो लिंक है किन के बीच में, दो लोगों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में भी और वर्कर्स यूनियन के बीच में भी। तो यहाँ पर उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप कहीं पर अगर काम कर रहे हो तो आपको अपने बॉस को भी देखना है और अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी देखना है। तो आपको उनको भी नाराज़ नहीं करना है जिनसे आप पैसे ले रहे हो, आपको उनको भी नाराज़ नहीं करना है जिनसे आप काम जो है वो करवा के ले रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं HR एक लिंक होता है किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और अपने वर्कर्स के बीच में। तो अब वर्कर्स अगर किसी तरीके से स्ट्राइक पर आते हैं और अड़ जाते हैं अपनी बात पे, तो आपको वर्कर्स के बारे में भी सोचना होता है। मैनेजमेंट अगर कोई रूल या पॉलिसी लेकर आ रहा है वर्कर्स यूनियन के लिए, तो आपको सोचना पड़ता है कि ये पॉलिसी को कैसे मैं लोगों से काम करवा के अप्लाई करवा के लूँ। तो बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर समझना बच्चों कि जब ये दो रोल आप प्ले करते हो तो रोल कॉन्फ्लिक्ट उसको बोला जाता है। अपने ही रोल को आप क्या कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने ही रोल के साथ में, कि आप सोचते हो अरे यार मैं सिर्फ एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सोच सकता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ मैनेजमेंट का होकर थोड़ी सोच सकता हूँ, मुझे वर्कर्स यूनियन के बारे में भी तो सोचना है। If he supports the management, the workers union may not like, and if he supports the workers demand, then management may not like it. In such a situation, the HR manager is caught in a catch-22 situation. Okay, so यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम फेस करता है हमारा HR, अगर उसकी बात सुन लिया किसने, मैनेजमेंट की बात अगर सुन लेता है, वर्कर्स यूनियन नाराज़ हो जाते हैं, वर्कर यूनियन की बात सुन लेता है तो कौन नाराज़ होता है, मैनेजमेंट नाराज़ हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे टाइम पर क्या होता है, HR का रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो बेचारा catch-22 सिचुएशन में पड़ जाता है। Then it says, role conflict can also occur if the job is not as per the expectations or when a job demands a certain type of behavior that is against the person's moral value. अब इसी के साथ साथ रोल कॉन्फ्लिक्ट तभी भी होता है जब आपसे एक्सपेक्ट कुछ किया जाए काम में, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है वो काम उस इंसान से नहीं हो रहा होगा, या तो आपकी जॉब की कुछ ऐसी डिमांड है जहाँ पर आपके मॉरल वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कंसिडर मी, इफ़ माई प्रोफेशन एज अ टीचर, आई नो वेरी वेल दैट आई एम वेरी गुड विद स्टूडेंट्स, बट एट टाइम्स आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। वाई? Because there are certain things, there are certain lines, there are certain boundaries which I need to draw. Apart from that, when it comes to a management wherein I cannot go for bootlicking just for my promotion, just for my performance appraisal, I cannot go for bootlicking also. यानी कि किसी के शूज़ लिक करके मुझे आगे बढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि अगर आप बोलते ना तारीफ़ करोगे हमेशा बॉस की, तो ही जाके आपको अप्रेजल मिलेगा, तो ही जाके आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा, आपको सैलरी में हाइक मिलेगा, बट दैट इज़ समथिंग अगेंस्ट माई मॉरल वैल्यूज़। मैं ज़बरदस्ती किसी की झूठी तारीफ़ करके या फिर ये नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी, बूट लिकिंग करके आगे जाने का रास्ता जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेयर माई मॉरल वैल्यूज़ कम्स इन टू पिक्चर एंड विच सेज दैट यू आर नॉट supposed to be a slave of any person, so I cannot be a slave, right? तो यहाँ पर मेरा अपना रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होगा इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होगी with respect to my professional career. I have to face certain problems if I work with such institutions or organizations. For example, an honest and disciplined person may find it difficult to adjust with unethical practices in business. एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, जो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी? उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आएगी कि अगर उसको कोई ऐसा काम करना पड़ जाए, डिसऑनेस्ट काम करना पड़ जाए, बेईमानी करनी पड़ जाए, कहीं ना कहीं उसके वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है और वो जो बिल्कुल भी परफॉर्म करना नहीं चाहता है। सेकेंड आता है रोल एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी जो होता है बच्चों, उसका मतलब होता है क्लैरिटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है इट मीन्स दैट इट इज नॉट क्लियर। एम्बिग्विटी इज नॉट clear about your role. That means you don't know what you are supposed to do. You are not aware of your responsibilities at all. It occurs when the person does not know what he is supposed to do on the job. जब एक एम्प्लॉय को नहीं पता है, एक इंसान को नहीं पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मुझे काम क्या करना है, मेरे टास्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया, मुझे सीधा बिठा दिया काम करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरे हाथ में कितनी अथॉरिटी है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे किसी ने बताया नहीं है। तो अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू गिव मी स्ट्रेस।
he may not have a proper knowledge of the job or he may be lacking the skills to perform a particular task. अब क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता है, अपना काम क्या करना है वही नहीं पता है, तो अल्टीमेटली आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. क्यों ग्रो नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है. आपके पास स्किल्स भी लैक करती है और आपके पास नॉलेज भी नहीं है कि किस तरीके से उस टास्क को एकम्प्लिश करना है. दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स एंड मे लीड टू स्ट्रेस, जिसकी वजह से उसी एम्प्लॉय के माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, जो उसको टेंशन देगा, स्ट्रेस देगा. अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी फेस्ड बाय द एम्प्लॉय. Organizational structure. Organizational structure defines the pattern of relationships in the organization. Stress can take place when the organizational relationships are poorly defined. At times, an employee may be asked to report to several bosses. Also, there may be excessive rules and regulations that are to be observed. ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बच्चों होता क्या है, ये हमने 11th-12th में भी कई बार पढ़ा होगा. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली जैसे एक हायरार्की होती है, लेवल्स होते हैं, राइट. सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. यहाँ पर हमको स्ट्रेस क्यों होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से? क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है आपके कई सारे बॉसेस होते हैं और आपको कई सारे बॉसेस को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो विच कैन कॉज यू स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि एक बॉस ने मुझे इतना काम दिया, इस डेडलाइन पर दिया है, इस डेडलाइन पर मुझे करना है, तो क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि मुझे 1 2 3 4 के पास जाना ही है. यूजुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है आपको डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया हो, तो आपके बॉसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं, आपका एक कंफर्ट जोन हट जाता है, तो कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू कॉज यू स्ट्रेस. नेक्स्ट वी हैव इज वर्किंग कंडीशंस. जिस तरीके की वर्किंग कंडीशंस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कैसी है? जैसे कि लाइटिंग जो है वो सही से नहीं है, पुअर लाइटिंग है, यानी कि लाइट्स की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ आप सही से सांस भी नहीं ले सकते हो, हवा पानी जो है वो आपकी रोक कर रखी हुई है. एक ऐसे रूम में हो जहाँ पर हार्डली एक छोटी मोटी खिड़की हो जाएगी जहाँ से आपको थोड़ी बहुत हवा आ जाएगी, जहाँ पर आप ब्रीथ कर पाओगे, राइट. तो वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है वहाँ पर. अनहाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम्स जो है वो क्लियर नहीं है, अनहाइजीनिक है वहाँ पर. एक्सेसिव नॉइज एंड डस्ट, ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा आवाज़ें ज़्यादा आती है, जैसे बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है रोड पर, या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट और पोल्यूशन आ रहा है. टॉक्सिक गैसेस का प्रेजेंस हो, जहाँ पर टॉक्सिक गैसेस यानी कि ऐसी जहरीली गैसेस जो समझ लो फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो प्रॉपर सही वर्किंग कंडीशन नहीं है आपके काम करने के लिए. Poor working conditions can create physiological and psychological imbalance in a person, thereby causing stress. तो इससे क्या होता है, दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एक तो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस तरीके का वर्किंग कंडीशन, और दूसरा साइकोलॉजिकली भी हमारे लिए सही नहीं होता है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स में ऑल्सो ब्रिंग फिजिकल स्ट्रेन विच इन टर्न में लीड टू स्ट्रेस. अगर आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर, आपको बोला तो गया था ज्वाइन करने के पहले कि 9 to 6 जो है वो ऑफिस टाइम रहेगा, लेकिन मॉर्निंग 9 से रात के 9, कभी कभार आपको 12 बजे रुकना है, 1 बजे रुकना है, तो दैट लॉन्ग वर्किंग आवर्स इज ऑलवेज गोइंग टू कॉज यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट वी हैव इज रोटेटिंग शिफ्ट्स. स्ट्रेस में ऑकर टू दोज इंडिविजुअल्स हु वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट्स, यानी कि आप जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज में बी एक्सपेक्टेड टू वर्क इन डे शिफ्ट फॉर सम डेज, वीक्स एंड देन इन द नाइट शिफ्ट. दिस में क्रिएट प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू द शिफ्ट टाइमिंग्स एंड इट कैन अफेक्ट नॉट ओनली पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो फैमिली लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल शिफ्ट्स, तो हम जानते हैं कॉल सेंटर्स हो गए, बीपीओज हो गए, या आईटी भी हो गया, जहाँ पर आजकल तुम्हारा क्या चलता है, हमारे शिफ्ट के हिसाब से काम चलता है. मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है. तो ये जो शिफ्ट बार बार चेंज होती है एम्प्लॉयज़ की, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज एक बॉडी जो है आपकी एक पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रही है, राइट. एक कुछ 15 दिन के लिए आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, तो आपके सोने का पैटर्न, खाने का पैटर्न अलग था, फिर 15 दिन के बाद चेंज हो गया, तो आपको अपना पैटर्न उस हिसाब से चेंज करना पड़ा. तो इसकी वजह से दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली, दैट मीन्स फिजिकली एज वेल. नेक्स्ट वी हैव इज वर्क ओवरलोड. इट मीन्स डूइंग टू मच ऑफ वर्क इन अलॉटेड टाइम. दैट मीन्स आपको हद से ज़्यादा काम दे दिया, जो आपका काम है भी नहीं उससे ज़्यादा आपको काम जो है वो अलॉट कर दिया गया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि काम बहुत पेंडिंग रखा हुआ था, एक साथ आपको डेडलाइन के टाइम पर क्या कर दिया, काम जो है वो अलॉट कर दिया. When an employee is asked to do many things in very little time, he may experience a stressful situation. कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, जैसे आपके टीचर ने आपको बोल दिया, फाउंडेशन कोर्स में आपके असाइनमेंट होते हैं 25 मार्क्स के, तो आपको बोल दिया जाता है कि बच्चों एक काम करो, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है. क्या होगा अगर कल के कल हमको बोल दिया तो कि तुमको 100 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है? दैट इज गोइंग टू कॉज यू स्ट्रेस, राइट. कि एक दिन का टाइम भी नहीं दिया है हमको, आज का ही टाइम है, आज ही बोला कल ही सबमिट करना है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो दैट इज वर्क ओवरलोड.
Then we have work overload can be of two types. Quantitative work overload implies that number of activities to be performed in the prescribed time is many. यानी कि quantitative workload क्या बोलता है हमको कि तुमको क्या करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी कि टाइम लिमिट दे दी है हमको, यानी कि कल तक का टाइम दिया और 100 पेज का असाइनमेंट करना है, तो क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा हो गई. नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव वर्क ओवरलोड इम्प्लाइज परफॉर्मिंग अ जॉब दैट इज कॉम्प्लिकेटेड और बियॉन्ड द एम्प्लॉयज़ कैपेसिटी. जो आपकी कैपेसिटी में है नहीं, उसके बाहर है, वो आपको काम करने बोल दिया गया. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव में ऐसे समझ लो, आप लोगों को बोल दिया कि ठीक है, क्वांटिटेटिव में हमने तुमको प्रोजेक्ट तो बोला है, अब क्वालिटेटिव में तुम्हारा या तो वाइवा होगा, या तो वाइवा तो नहीं, हमने सोचा तुम्हारा प्रेजेंटेशन रख देते. तो प्रेजेंटेशन जो होगा तुमको 25 से 30 मिनट्स तक खड़े रहकर बोलना है, या 5 to 10 मिनट्स आपको बोलना है. अब आपने पूरी जिंदगी में कभी क्लासरूम के सामने 100-200 बच्चों के सामने खड़े रहकर प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आपको अभी टॉपिक दे दिया गया और अचानक से आपको बोल दिया कि आपको प्रेजेंट करना है. देखो, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो रहा है, आपका क्वालिटी तो है उसके अंदर, लेकिन आपकी कैपेसिटी के बाहर है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. दैट इज व्हाट वी मीन बाय क्वालिटेटिव वर्क ओवरलोड. नेक्स्ट वी हैव इज वर्क अंडरलोड. अब देखो, हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर काम मिले तो भी सरदर्द और ना मिले तो भी सरदर्द होता है हमारे लिए, क्योंकि नहीं मिल रहा है तो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं हम लोग. इन दिस केस वेरी लिटिल वर्क और टू सिंपल वर्क इज एक्सपेक्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय. डूइंग लेस वर्क और जॉब दैट इज रूटीन एंड सिंपल वुड लीड टू मोनोटनी एंड बोर्डम. इसका मतलब भी मोनोटनस, यानी कि आपका काम थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, विच कैन लीड टू स्ट्रेस. बहुत कम काम दे दिया आपको, या काम ना के बराबर दे रहे हैं, या ऐसा रूटीन काम आपको मिल रहा है, एकदम मोनोटोनस जॉब कि रोज आकर सेम ही काम करना है, आपको कुछ नया काम मिल ही नहीं रहा है करने के लिए, सेम काम आप परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू मेक यू अ मोनोटोनस पर्सन, दैट इज गोइंग टू मेक योर जॉब अ मोनोटोनस जॉब, दैट मीन्स वेरी बोरिंग जॉब. Lack of participation in decision making. Many experienced employees feel that management should consult them on matters affecting their jobs. In reality, the superiors hardly consult the concerned employees before taking a decision. This develops a feeling of being neglected, which may lead to stress. यानी कि employees को, management को लगता है कि हर बात में हमको employees को involve करना ज़रूरी नहीं है. तो many experienced employees feel that management consult them on matters affecting their jobs. यानी कि experienced employees को लगता है कि management को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए, किसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, हमको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए. इन रियलिटी सुपीरियर्स हार्डली कंसल्ट द कंसर्न एम्प्लॉयज. यानी कि रियलिटी में देखे, प्रैक्टिकली में देखे तो क्या होता है, प्रैक्टिकली किसी भी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर. तो अल्टीमेटली दैट इज समथिंग विच डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड, जहाँ पर आपको लगता है हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, राइट. तो जब हमें कोई पूछ नहीं रहा है तो अल्टीमेटली हम उस बात का स्ट्रेस लेकर नाराज होकर बैठ जाते हैं. Next we have is organizational leadership. Employees may not like the leadership style of their superiors. यानी कि आपके जो सुपीरियर है, आपके जो इमीडिएट बॉस है, जिनको आप रिपोर्टिंग करते हो, उनका शायद स्टाइल जो है, लीडरशिप स्टाइल, वो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगा, हिटलर वाला स्टाइल होगा. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उनका स्टाइल जो है वो काम करने का तरीका पसंद आए. This is especially true when the superiors adopt autocratic leadership style in dealing with the subordinates. Autocratic style याद रखने का, हिटलर वाला स्टाइल, यानी कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो फैसला लूँगा वही फाइनल होगा. You are not supposed to poke your nose into my matters or into the matters of the organization. Autocratic leader may create a feeling of tension and anxiety in the minds of the subordinates, which may lead to stress. अब ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, हमेशा डरा कर धमका कर रखने के एम्प्लॉयज़ को, कहीं ना कहीं कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए वो हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में ही रहने वाले, विच इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू कॉज देम अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. Next we have is poor performance of the organization. Now organization's performance may be poor over a period of time. यानी जो organization का performance है, यहाँ हम employee की बात नहीं कर रहे, यहाँ organization की बात कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा perform करती है. अगर वो poor perform कर रही है, कहीं ना कहीं employees को एक डर रहने वाला है बहुत ज़्यादा. कौन सा डर रहेगा कि कभी भी अगर organization बंद हो गई तो हमको हमारा job जो है वो क्या करना पड़ेगा, उससे हाथ धोना पड़ेगा. This may be a matter of concern to employees, especially the junior executives. They may feel that they may lose their jobs, which in turn may create stress in the minds of the employees. तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर जॉब, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, पुअर रहेगी, तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको लगता है सबसे पहले हम ही को ना निकाल दे. क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कॉस्ट कटिंग, डाउन साइजिंग, ये सब होना शुरू हो जाता है. तो जूनियर को लगता है कि हमेशा मुझे ही ना निकाल दे बाहर, इसीलिए वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस. द रैपिड चेंजेस ऑकरिंग इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो कॉज स्ट्रेस. जितने भी चेंजेस आते हैं मॉडर्न तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, वो भी तुमको स्ट्रेस देते हैं.
When changes occur, people have to adapt and this may cause stress. जैसे जैसे चेंजेस आते हैं आपको अपने आप को चेंज के साथ एडजस्ट करने के लिए बेसिकली ज़्यादा टाइम लगता है. Stress is higher when the changes are major or unused like layoffs, transfer or adaptation to a new technology. Stress जो है वो बढ़ जाता है. कब बढ़ जाता है? जब जो चेंज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है चेंज, या तो ले ऑफ्स हो गया, ले ऑफ यानी कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, कम किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, या तो फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका यूज़ आपको करना सही से नहीं आता है. तो ऑल दीज चेंजेस मे कॉज अ स्ट्रेस टू एन एम्प्लॉय. सो दीज वे सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस. जितने भी हमने देखे ये सारे के सारे स्ट्रेसेस जो है वो हमारे किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज ग्रुप स्ट्रेसर्स. नाउ व्हाट आर ग्रुप स्ट्रेसर्स? ग्रुप स्ट्रेसर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स. अब इनको 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है लैक ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस. एवरी ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय इट्स कोहेसिवनेस. कोहेसिवनेस यहाँ पर उसका मतलब दिया है, कोहेजन मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप टू रिमेन टुगेदर, यानी कि कितना आप एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के साथ में मिलकर रहते हो. तो यहाँ पर कोहेसिवनेस एक ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक बॉन्डिंग जो पूरे ग्रुप के साथ बना हुआ रहता है, अगर उसमें से एक दो के साथ भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू अस. व्हाई? बिकॉज हम उन लोगों में से नहीं जो झगड़ा फसाद कर रहे, हम सबके साथ मिलकर ही रहना चाहते हैं, बट छोटी मोटी बात पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अल्टीमेटली वो जो ग्रुप है हमारा वो क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है. कोहेसिवनेस हेल्प्स टू डेवलप टीम स्पिरिट अमंग द मेंबर्स. अब कोहेसिवनेस अगर रहेगा तो उसे टीम स्पिरिट हमारी क्या होगी? बनी रहेगी. लैक ऑफ कोहेसिवनेस में लीड टू पुअर रिलेशंस विद इन अ ग्रुप विच इन टर्न में लीड टू स्ट्रेस. और अगर कोहेसिवनेस नहीं है तो अल्टीमेटली उसके वजह से क्या होगा? हमारा जो ग्रुप फॉर्म हुआ है उसके जितने भी रिलेशंस हैं आपस में लोगों के, वो क्या होंगे? हमेशा इट इज गोइंग टू बी अ पुअर रिलेशन, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू फेस स्ट्रेस और द एंटायर ग्रुप एट टाइम्स में फेस द स्ट्रेस. Next we have is lack of social support. Employees are greatly affected by the support of one or more members of a cohesive group. यानी कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा क्या चाहिए? जिस ग्रुप के साथ रह रहा है, काम कर रहा है, तो अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ से हमेशा उनको सपोर्ट चाहिए. By sharing their joys and problems with other members, they feel contented. अब इंसान क्यों ग्रुप में रहना चाहता है? चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे हम फ्रेंड्स या फैमिली की बात करें, हम ग्रुप में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं अपने जो भी इमोशंस फीलिंग्स हो सके वो आपस में अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप के साथ में हम क्या कर सके? शेयर कर सके. अब ये शेयर करने से हमें जो है वो खुशी मिलती है आपस में. In the absence of such social support, it can be stressful to members of a group. और अगर इस तरीके का सोशल सपोर्ट हमको ना मिले, अगर सोशल सपोर्ट ना हो उस ग्रुप के अंदर, अल्टीमेटली वो ग्रुप हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल ग्रुप बन जाता है, जहाँ पर रहना बस हमारी जान पर आ रहा है, काम परफॉर्म करना है, इसके लिए हम रह रहे होते हैं. थर्ड टाइप आता है इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. इंटरपर्सनल यानी कि दो ग्रुप के बीच की यहाँ पर बात चल रही है, यानी एक ही ग्रुप के अंदर दो अलग अलग लोगों की बात चल रही है. इंटर ग्रुप यानी कि दो अलग अलग ग्रुप की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. Interpersonal and intergroup conflicts takes place due to differences in perceptions, attitudes, values and beliefs between two or more individuals and or groups. यानी कि उसी ग्रुप के अंदर देखो हमारे हाथ की पांचों उंगलियां जो है ना वो भी सिमिलर नहीं है, राइट? सिमिलरली जब हम ग्रुप के अंदर होते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं. तो कहीं ना कहीं जब हमारे वैल्यूज़ बिलीव्स उनके साथ मैच नहीं करते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा हमारे बीच में. सेम होता है एक इंटरपर्सनल, जहाँ पर एक ग्रुप के अंदर दो अलग अलग लोगों की हम बात करें, या इंटर ग्रुप दो अलग अलग ग्रुप्स के हम बात करें, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है? आपस में हमारी जो है बनती नहीं है. Such conflicts can be a source of stress to group members. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे बीच में can be a source of stress, यानी कि हमारे पूरे ग्रुप के लिए वो एक सोर्स हो सकता है किसका? स्ट्रेस का. सो द नेक्स्ट दैट वी हैव इज इंडिविजुअल स्ट्रेसेस. अब तक हमने देखा एनवायरमेंटल, अब तक हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल, फिर हमने देखा ग्रुप. अब हम देखेंगे इंडिविजुअल स्ट्रेसेस, यानी इंडिविजुअली कौन से सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो एक इंडिविजुअल के स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सबसे पहला जो आता है बच्चों, एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनैलिटी जो होती है. जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि बहुत अच्छे से आपने मेकअप कर लिया है, बहुत अच्छे से तैयार हो गए हो, अच्छे कपड़े पहन लिए, अपने अच्छे शूज़ पहन लिए, ब्रांडेड वॉचेस पहन लिए. दैट नेवर मीन्स पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी इज ऑलवेज IQ, EQ एंड SQ. IQ इज इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, EQ इज इमोशनल क्वेश्चंट एंड SQ इज स्पिरिचुअल क्वेश्चंट. हाँ, फिजिकली भी मैटर करता है, लेकिन सिर्फ फिजिकली मैटर नहीं करता है आपका अच्छा दिखना, अच्छा लुक्स. पर्सनैलिटी हैज़ टू बी इन्फ्लुएंशियल, जहाँ पर आप
अगर किसी से बात करके जाओ तो आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट उसके ऊपर ऐसा रहना चाहिए कि 10 साल के बाद भी आप मिलो उससे तो उसको आपका नाम जो है वो अच्छे से याद रहना चाहिए. तो दैट इज़ हाउ यू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन दी अदर पर्सन. अब एक इंसान की पर्सनालिटी जो है वो भी स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है. उसके पहले हम समझेंगे पर्सनालिटी 2 टाइप्स की होती है, दैट इज टाइप ए एंड योर टाइप बी. टाइप ए पर्सनालिटी इज मोर अफेक्टेड बाय स्ट्रेस ड्यू टू सर्टन फीचर्स ऑफ दैट पर्सन. ये जो टाइप ए वाले लोग होते हैं ना पर्सनालिटी में 2 टाइप है. कौन से है? टाइप ए और टाइप बी है. टाइप ए के लोग हैं ना ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में होते हैं. देखते हैं क्या फीचर्स है. डज सेवरल थिंग्स एट वन टाइम. इनकी आदत होती है एक टाइम पर ना 10 अलग अलग काम को लेकर बैठ जाओ. फील्स गिल्टी व्हेन रिलैक्सिंग. और उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है कि अगर यार मैं आराम कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो उन्हें उस बात का बड़ा गिल्ट रहता है कि यार मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ काम करना है. तो ज़बरदस्ती अपने आप को ये लोग स्ट्रेस में डालते हैं. फील्स इम्पेशेंट विद देमसेल्व्स एंड अदर्स. और हमेशा इम्पेशेंट रहते हैं, इनके अंदर किसी चीज़ का सब्र रहता ही नहीं है. फील्स अग्रेसिव एंड कम्पिटिटिव. हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, हमेशा अग्रेशन में रहते हैं. राइट किस चीज़ के? ये एग्रेशन किसी भी तरीके से हो सकता है. इंसानों को अग्रेशन जो है वो इनके अंदर भरा पड़ा रहता है. कम्पिटिटिव होते हैं कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए. गेट्स इरिटेटेड एट माइनर मिस्टेक्स विद सेल्फ एंड विद अदर्स. छोटी छोटी गलती होगी ना तो उससे ये लोग इरिटेट होना जो है वो शुरू हो जाते हैं. सेट्स हाई स्टैंडर्ड. और हमेशा हाई स्टैंडर्ड जो है अपने लिए बनाकर रखेंगे. दूसरों के लिए भी हाई स्टैंडर्ड, अपने लिए भी हाई स्टैंडर्ड. तो ये होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी वाले. अब इतना सारा अगर क्राइटेरिया बनाकर रखेंगे तो ये लोग जिएंगे कब? स्ट्रेस में ही जिएंगे ना. देखते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी जो कि बड़ी कूल पर्सनैलिटी होती है. ये जो लोग होते हैं ये लोग स्ट्रेस से थोड़े कम अफेक्टेड रहते हैं. क्यों? दे आर नेवर इन अ हरी. इनको किसी तरीके की कोई घाई नहीं होती है, हमेशा रिलैक्स करते हैं और उस बात का कोई उनको गिल्ट नहीं होता है अपने अंदर. डज वन थिंग एट अ टाइम एंड इज़ नॉट इम्पेशेंट. यानी कि एक टाइम पर एक काम करेंगे, 10 काम को दावत नहीं देंगे. एक टाइम पर एक काम कंप्लीट हुआ फिर दूसरा टास्क करेंगे. और कभी भी इम्पेशेंट नहीं रहते हैं, सब्र रख कर चलते हैं, हो जाएगा आराम से काम. सेकेंड आता है लाइफ चेंजेस. लाइफ चेंजेस कैन ब्रिंग स्ट्रेस टू अ पर्सन. लाइफ चेंजेस मे बी स्लो और सडन. यानी कि एक इंसान की ज़िंदगी में जब किसी तरीके का चेंज आता है, पर्सनल लाइफ इंडिविजुअल लेवल पे जब चेंज आता है तो कहीं ना कहीं वो चेंज उस इंसान को कम्प्लीटली बदल देता है. फॉर एग्जाम्पल द चेंजेस कैन इंक्लूड डेथ ऑफ अ लव्ड वन, एक्सीडेंट ऑफ सेल्फ और लव्ड वन. सडन चेंजेस आर हाईली स्ट्रेसफुल. आपने उम्मीद नहीं की थी, अचानक से किसी लव्ड वन की अगर डेथ हो जाती है, किसी तरीके से ब्रेकअप हो गया आज के ज़माने में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंसान को ऑल ऑफ अ सडन क्या करती है? स्ट्रेस देती है. नेक्स्ट आता है करियर चेंजेस. जब आपका करियर चेंज होता है, करियर चेंज में क्या क्या आ सकता है? इट कैन ऑल्सो ब्रिंग स्ट्रेस टू अ पर्सन व्हेन अ पर्सन सडनली स्विचेज ओवर टू अ न्यू जॉब विद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक नया काम करना शुरू कर दिया, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इनटू टीचिंग राइट नाउ, कल उठ के अगर मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लूँ, जॉब तो मिल जाएगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल जाएगी, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, बट द प्रॉब्लम इज दैट इज समथिंग विच आई मे नॉट बी इंटरेस्टेड. और ईयर्स मैंने अपने टीचिंग में स्पेंड किए, तो वाई शुड आई गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब देन द एम्प्लॉय में फाइंड इट वेरी स्ट्रेसफुल. और जब ऐसा कोई नया काम करने लग जाओ तो आप अपने पुराने काम को मिस करने लग जाते हो, तो आपका वो जो जॉब हो जाता है आपके लिए बड़ा ही स्ट्रेसफुल हो जाता है. अंडर प्रमोशन, ओवर प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस. अंडर प्रमोशन, बहुत अच्छा करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं मिलता है. ओवर प्रमोशन, जिसके लायक भी नहीं थे फिर भी आपको प्रमोशन मिल गया. डिमोशन यानी कि आपकी पोजीशन को घटा के नीचे लेकर आ गए. ट्रांसफर, जहाँ पर आप मुंबई की ब्रांच में थे आपको बैंगलोर ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, पूरी फैमिली मुंबई में बसी है, अब आपको बैंगलोर में जाकर काम करना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस. Also, career women can have more stress as they have to strike a balance between office work and housework. When we talk about females who are working females जो कि घर का भी काम करती है, ऑफिस का भी काम करती है, they go through stress. Why? Because they have to create a balance. Because इन आर सोसाइटी हमने सोच कर रखा है कि घर का काम भी करना होगा और औरतों को, और बाहर का काम अगर करना है करो, तुम्हारा शौक है, लेकिन घर का काम तो तुम ही करोगे. तो ये जो दोनों के बीच में हमको बैलेंस मेंटेन करके रखना चलना पड़ता है, दैट इज कॉजिंग मोर स्ट्रेस टू फीमेल्स. नेक्स्ट आता है हमारा फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन इज अनदर कॉज ऑफ स्ट्रेस. व्हेन अ पर्सन इज कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, इट अराइजेस व्हेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज ब्लॉक्ड और थ्वार्टेड. मैनेजमेंट शुड अटेम्प्ट टू रिमूव बैरियर्स एंड हेल्प द एम्प्लॉयज टू रीच देयर गोल्स. जब आपको जो गोल अचीव करना है वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो.
प्रॉपर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग कैन हेल्प रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। अब आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि हर बात पर चिढ़ना, गुस्सा, चिल्लाना, यही सब होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो सोचा था वो आपको नहीं मिला, तो नहीं मिलने की वजह से यू फील फ्रस्ट्रेटेड। तो मैनेजमेंट को भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जहाँ पर हम गोल अचीव करने में एम्प्लॉयज़ की मदद करें, और उसी के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी होनी चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज़ की इन ऑर्डर टू रीच देयर गोल्स। So these were some of the individual factors that were causing stress. Now the last type that we have is environmental factors related to our environment. Environment क्या होता है? हमारा सराउंडिंग, आसपास का वातावरण। अब आसपास का वातावरण, सराउंडिंग, आप बोलोगे ये कैसे हमको स्ट्रेस देता है? डेफिनेटली देता है। आसपास का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी के लिए और उसी के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आपको एक बहुत अच्छे आलीशान बंगलों में रख दिया जाए, आपको सारी फैसिलिटीज़ दे दे, खाना पीना दे दे, दोस्तों के साथ छोड़ दे, मोबाइल, वाईफाई सब कुछ दे दे, आप बड़े बड़े खुशी से रहोगे, वहाँ पर आपको कमाना नहीं, धमाना नहीं, कुछ नहीं, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के आप रहोगे। लेकिन वही अगर आपको ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी जाए जहाँ पर हाइजीनिक फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, सिविक एमेनिटीज़ नहीं है, बेसिकली यहाँ से गटर का पानी आ रहा है, यहाँ से गंदी बास आ रही है कूड़े कचरे की, will you be happy? No. Why? Because the environment that has been given to you is something which is not going to keep you happy, right? So ultimately you are going to face a lot of stress. Now टॉकिंग अबाउट सिविक एम्यूनिटीज़, पुअर सिविक एम्यूनिटीज़ इन द एरिया जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर अगर प्रॉपर चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आपके लिए, सिविक एम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं है आपके लिए, दैट कैन कॉज यू स्ट्रेस। इनएडिक्वेट और लैक ऑफ सिविक फैसिलिटीज़, जैसे कि इम्प्रॉपर वाटर सप्लाई, पानी नहीं आता है वहाँ पर, 2-4 दिन में एक बार आता है, 1 घंटे के लिए आया, फिर पानी नहीं आ रहा है, या तो सुबह के 4-5 बजे आपको उठना पड़ता है नींद में से पानी भरने के लिए, 1 घंटा आएगा, वो भी शेयरिंग होगा सबके साथ में। दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एक्सेसिव नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन, ऐसे किसी जगह पर रहते हो जहाँ पर हमेशा आवाज़ें आते रहती है, जहाँ पर एयर पोल्यूशन भी है फैक्ट्री में, नॉइज़ पोल्यूशन भी है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैन बी क्वाइट स्ट्रेसफुल। हमने जाकर घर तो एक अच्छे एरिया में ले लिया, लेकिन वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत दूर है, बहुत लंबा वॉक करके जाना पड़ता है, वहाँ से कभी ऑटो मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, और दैट इज समथिंग विच कैन कॉज यू स्ट्रेस। For instance, traveling in Mumbai suburban train during peak hours is a nightmare for the commuters. अब ये एक जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। कभी चढ़ना विरार की ट्रेन में, जब विरार की ट्रेन आ रही होती है ना, अंधेरी में खड़े रहना, बोरीवली में खड़े रहना, मलाड या गोरेगांव में खड़े रहना और उस ट्रेन में चढ़ने की खाली कोशिश कर लेना। आप अपने आप ही बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये सिविक एम्यूनिटीज़ होना एनवायरनमेंट में क्यों ज़रूरी होता है। तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है हर कोई विरार ट्रेन में ट्रैवल करने वाला समझ सकता है कि क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट एंड रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा ये कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं वाद विवाद होते रहते हैं, हम टीवी में देखते हैं, हम अपने घर के आसपास के माहौल में देखते हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा हमको क्या करती है, स्ट्रेस और टेंशन देती है, क्योंकि हम चाहते हैं मिलजुल कर आपस में प्यार मोहब्बत से रहना। हम बिल्कुल नहीं चाहते इस तरीके के लड़ाई झगड़े हो जहाँ पर हम लोगों की जान लेने पर उतर आए। तो कास्ट और रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि माइनॉरिटीज़ को ही स्ट्रेस होता है, उनको भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि हर एक इंडियन पीसफुली रहना चाहता है, या हर एक सिटीज़न किसी भी नेशन का हो पीसफुली रहना चाहता है। इसमें कोई माइनॉरिटी या मेजॉरिटी की बात ही नहीं आती है, हर कोई चाहता है पीसफुली रहे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जहाँ पर टेक्निकल फील्ड में जो है वो चेंजेस आने शुरू होते हैं। टेक्निकल फील्ड में चेंजेस आए तो आपको भी वो क्या करना होता है, सीखना पड़ता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, अब आप बोलोगे मैम ये तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल भी हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल भी हुआ, क्योंकि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड के एनवायरमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखते हो तो चांसेस है दैट यू मे लूज योर जॉब, एंड विद द फियर ऑफ लूजिंग जॉब यू आर कॉजिंग मोर stress to yourself. Last is other environmental changes. The various environmental factors such as political, law and order situation, problem across the national borders, social cultural changes can also be a factors of stress to some people. अब सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर रिलीजन और कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करेंगे। हमारे कंट्री में कितने सारे पॉलिटिकल मुद्दे ऐसे होते हैं, सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, उसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर ऐसे होते हैं। ये सारी चीज़ें अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स कहीं बाहर के देश में भी कहीं जाकर कुछ होता है, या बाहर के देश ने भी हमारे अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, स्ट्रेस देती है। बिकॉज some or the other our environment is going to affect us in many different ways. So these were some of the causes
यानी कि these were some of the reasons of your stress. We have seen organizational, we have seen group, we have seen individual, and lastly we have seen environmental causes of stress. So with this we have completed our lecture 1 of our chapter 4. मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी द मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है और उसी के साथ साथ उसके रीजंस भी जो है वो हम देखेंगे. लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और स्टे ट्यून टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.